नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में बहस का जवाब देगी। लोकसभा में भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4,700 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 58 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड के साथ भारत चौथे दिन अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 257 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के चमोली जिले में राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। चमोली में कल ग्लेशियर खिसकने से धौली गंगा में अचानक भीषण बाढ़ आ गई। इससे तपोवन क्षेत्र के रैणी गांव के पास ऋषिगंगा पनबिजली परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा। देहरादून में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि रैणी, बिराजी, अलकापुरी और छिनका गांव से 8 शव निकाल लिए गए हैं। लापता 150 लोगों में से अब तक 12 लोगों को बचा लिया गया है। हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ से नदी किनारे मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। एनटीपीसी के कार्यालय परिसर और आवासीय क्षेत्रों सहित 5 पुलों को नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, सशस्त्र सीमा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस तथा रक्षाकर्मी बचाव और राहत कार्य में सक्रियता से जुटे हैं। वायुसेना ने भी बचाव कार्य में हेलीकॉप्टर लगाए हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्रवक्ता विवेक पांडे ने बताया कि 200 जवान स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं। तपोवन क्षेत्र में सेना की 4 टुकड़ियां, 2 चिकित्सा दल और 1 इंजीनियरिंग कार्य बल तैनात किए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने आकाशवाणी को बताया कि 154 लापता लोगों में से 2 लोग कल देर रात सकुशल मिल गए हैं। उन्होंने बताया कि आपदा में पुल बह जाने से 13 गांवों के लिए संपर्क मार्ग खत्म हो गया है, जहां करीब 350 परिवार रहते हैं। इन परिवारों के लिए खाद्यान्न और आवश्यक सामान आज हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया कि बचाव कार्य के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चलता रहा और टीमें एनडीआरएफ की और टीमें भी पहुंच गई हैं। मेन फोकस है जो लंबा टनल है उसमें, क्योंकि वहां सिल्टिंग हुई है तो इसलिए उसमें परेशानी हो रही है मिट्टी को निकालने में। लेकिन लगातार काम जारी है और भी टीमें एनडीआरएफ की देहरादून एयरपोर्ट से 2 MI-17 हेलीकॉप्टर से रवाना हो चुकी हैं। वो पहुंच चुकी हैं वहां पर और ग्राउंड पे बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देंगी। कैनाइन सर्च का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी इसमें समय लगेगा लेकिन कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर खिसकने से प्रभावित इलाकों चमोली, तपोवन और जोशीमठ में आज मौसम अनुकूल रहने का अनुमान है। हालांकि चमोली जिले के उत्तरी भाग में कल और परसों हल्की वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उत्तराखंड में हुई तबाही पर चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि राहत अभियान सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है, वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री, एनडीआरएफ
प्रधानमंत्री ने इस आपदा में मारे गए लोगों के आश्रितों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है। 50-50 हजार रुपए घायलों को दिए जाएंगे। गृह मंत्रालय भी स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के लोगों के साथ है। विश्व के कई देशों ने उत्तराखंड में ग्लेशियर खिसकने की आपदा से पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। अमरीकी विदेश विभाग ने ट्वीट में कहा है कि वे मृतकों के परिजनों और मित्रों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने उत्तराखंड बाढ़ में मारे गए और लापता लोगों की खबर पर दुख व्यक्त किया है। भारत में जापान के राजदूत सातोशी सुजुकी ने भी पीड़ित के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और लापता लोगों की जल्द से जल्द वापसी के लिए प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज आगे बहस शुरू होगी। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस पिछले शुक्रवार को पूरी हो गई थी। वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पर चर्चा इस सप्ताह शुरू की जाएगी। इसके लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। गृह राज्य मंत्री जे किशन रेड्डी द्वारा आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। ये विधेयक इस बारे में पहले जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्मू कश्मीर संवर्ग का विलय AGMUT यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित राज्य क्षेत्र संवर्ग में करना है। राष्ट्रपति ने पिछले महीने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया था। आवास और शहरी मामले मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी आज सदन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन विधेयक 2021 पेश करेंगे। लोकसभा में आज अगले वर्ष के आम बजट पर सामान्य बहस किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल में हल्दिया में 4,700 करोड़ रुपए की 4 ढांचागत परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की हल्दिया रिफाइनरी में एक संयंत्र की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के LPG टर्मिनल, गेल की डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और रानीचक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 4 लाइन फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए गैस पर आधारित अर्थव्यवस्था आज समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड महत्वपूर्ण कदम है। गैस और ईंधन से जुड़े 3 बड़े प्रोजेक्ट से भी यहाँ के उद्योगों को, यहाँ के नागरिकों को बहुत लाभ होने वाला है। डोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन अब बनकर के तैयार है। इससे पश्चिम बंगाल के अनेक जिलों में PNG और CNG की सुविधाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे दुर्गापुर फर्टिलाइजर कारखाने के लिए भी पर्याप्त गैस मिल पाएगी। इसी तरह LPG इंपोर्ट टर्मिनल से पश्चिम बंगाल के अलावा पूरे पूर्वी भारत में LPG गैस और आसानी से मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपर्क और स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए पश्चिम बंगाल और समूचे पूर्वी भारत के लिए बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि ये 4 परियोजनाएं इस क्षेत्र के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगी और व्यापार करने की सुगमता में सुधार करेंगी। गैस कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी को सशक्त करने वाली ये योजनाएं यहाँ सुविधाएं भी बढ़ाएगी और रोजगार के अनेक अवसर भी तैयार करेगी। पश्चिम बंगाल का विकास और यहाँ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण केंद्र सरकार की निरंतर प्राथमिकता रही है। कोलकाता में 8,500 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने इस अभियान को और विस्तार दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पूर्वी भाग में जीवन और व्यापार की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए रेल, सड़क, हवाई अड्डे, बंदरगाह और जलमार्ग से जुड़ी परियोजनाओं के बारे में बताया। श्री मोदी ने गेल और पश्चिम बंगाल सरकार से दुर्गापुर हल्दिया खंड के जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धमरा पाइपलाइन के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने को कहा। हल्दिया सहित पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़ी करीब 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए आपके बीच आया। गैस कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी को सशक्त करने वाली ये योजनाएं यहां सुविधाएं भी बढ़ाएगी और रोजगार के अनेक अवसर भी तैयार करेगी। रानी चक्का आधुनिक फ्लाईओवर, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स सुविधाओं का विस्तार करेगा, पड़ोसी देशों के साथ व्यापार कारोबार को आसान करेगा। गैस और ईंधन से जुड़े 3 बड़े प्रोजेक्ट से भी यहाँ के उद्योगों को, यहाँ के नागरिकों को बहुत लाभ होने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हल्दिया में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की जरूरत है। ममता दीदी ने बंगाल से परिवर्तन का वादा किया। उनके इस वादे ने पूरे देश का ध्यान खींचा। लोगों ने भरोसा किया। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली। ममता की अपेक्षा थी, निर्ममता का शिकार हो गया। बंगाल को जो मिला है वो परिवर्तन नहीं, ये तो लेफ्ट का पुनर्जीवन है। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कोई विकास नहीं हुआ है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार अपनी सारी ऊर्जा केंद्र सरकार की योजनाओं का विरोध करने में लगा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों और कांग्रेस ने राज्य में गठजोड़ कर लिया है। दिल्ली में लेफ्ट, कांग्रेस और तृणमूल ये तीनों एक साथ बंद कमरों में मिलते हैं, बैठते हैं, एक साथ रणनीति बनाते हैं। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर डील कर रखी है, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। लेकिन बंगाल में लेफ्ट और तृणमूल एक दूसरे से लड़ने का सिर्फ दिखावा करते हैं। इसलिए लेफ्ट और कांग्रेस को वोट देने का मतलब है ये पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है उस खेल का शिकार हो जाना। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि पश्चिम बंगाल में यदि भाजपा सत्ता में आती है तो पार्टी अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में केंद्र सरकार की किसानों से जुड़ी योजनाओं को लागू करने का निर्णय लेगी। पीएम सम्मान निधि के तहत अभी तक देश के 10 करोड़ से अधिक छोटे किसान परिवारों के बैंक खाते में 1,15,000 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। मुझे दुख के साथ कहना है, इसमें पश्चिम बंगाल के भी लाखों किसान परिवार हो सकते थे, लेकिन यहाँ के एक भी किसान को ये लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ की सरकार ने इस योजना से जुड़ने से इनकार कर दिया। केंद्र ने बजट में असम और पश्चिम बंगाल के चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया है। ये धनराशि इन राज्यों के चाय बागानों से जुड़े विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के कल्याण पर खर्च किए जाएंगे। असम की 35% से अधिक जनसंख्या चाय बागान से जुड़ी है और उन्होंने केंद्र के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार करदाताओं पर विश्वास करती है, इसलिए वो एक समन्वयक की तरह काम कर रही है। मुंबई में कल उद्योगपतियों को बजट के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वो करदाता के हर रुपए की कद्र करती है और चाहती है कि उनके एक एक पैसे का उचित इस्तेमाल हो ताकि संपत्ति को अर्जित किया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड उपकर के माध्यम से आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालकर अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं। कोविड उपकर के बारे में मीडिया के अनुमानों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, लेकिन भारत ने टिके रहने का रास्ता ढूंढ लिया है।
केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सभी के लिए उपयोगी बजट पेश किया है। मदुरई में संवाददाताओं से केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और विज्ञान में अनुसंधान जैसे क्षेत्रों को कोविड के दौरान प्रमुखता दी गई। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया अन्ना डीएमके और भाजपा के बीच गठबंधन मजबूत है और आने वाले समय में ये और मजबूत होगा। सरकार ने किसानों की फसलों की सुरक्षा को मजबूती देते हुए वित्त वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि इससे फसल बीमा के अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंचाए जा सकेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में इस बजट में लगभग 305 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। योजना के दायरे को पूरे फसल चक्र तक बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में बहस का जवाब देगी। लोकसभा में भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4,700 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 58 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड के साथ भारत चौथे दिन अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 257 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 58 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 28,000 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.19% हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1 करोड़ 5 लाख से अधिक मरीज इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में कल 119 नए मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि होने के बाद अब तक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6,36,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब तक 6,24,000 से अधिक लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कल 217 रोगी कोविड संक्रमण से मुक्त हुए। राज्य में इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2,50,537 हो गई है। मध्य प्रदेश में कुल 184 नए कोविड मामले सामने आए हैं। रविवार को कोविड से किसी भी मृत्यु की सूचना नहीं है। प्रदेश के कुल 52 में से 22 जिलों में कोई नया संक्रमण का मामला दर्ज नहीं किया गया है। प्रदेश में मरने वालों की कुल संख्या 3,820 है। कल भोपाल और इंदौर में 49 कोविड मामले दर्ज किए गए। भोपाल में अब सक्रिय मामले 625 जबकि इंदौर में 317 हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में अब तक 3,39,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं का टीकाकरण आज से शुरू होगा। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कल 244 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.43% हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल 13,625 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। गुजरात में कल 555 टीकाकरण केंद्रों द्वारा 13,625 लोगों को कोविड-19 टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल 5,55,179 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच राज्य में अब तक कुल 2,56,670 मरीज कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इनमें से 355 मरीज पिछले 24 घंटे में ठीक हुए। राज्य में अब 2,379 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 24 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल सबसे अधिक 75 नए मामले वडोदरा में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 53 नए मामले सामने आए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में 3,72,466 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। अब तक राज्य के किसी भी भाग से टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव की खबर नहीं है। इस दौरान बिहार में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99.09% हो गई है। अब तक 2,58,925 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोविड मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। इस बीच बिहार में आज 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल खुल रहे हैं। कोविड महामारी के कारण राज्य के सभी स्कूल पिछले वर्ष मार्च से ही बंद थे। बिहार सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का सभी स्कूलों को सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए मास्क पहनना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। किसी भी बीमार शिक्षक या छात्र को स्कूल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तमिलनाडु में भी आज से सभी विद्यार्थियों के लिए स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। कोविड महामारी के बाद पिछले वर्ष अप्रैल माह से कॉलेज बंद थे। 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूल आज से खुल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने शैक्षिक वर्ष के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए सभी कॉलेजों को सप्ताह में 6 दिन का कार्य दिवस रखने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 1 मार्च से बिलासपुर शहर से घरेलू विमान सेवा शुरू होगी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल रायपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। श्री पुरी ने बताया कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक के दायरे में अब तक 56 शहर शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत 100 नए और कम उड़ान वाले हवाई अड्डों और 1000 वायु मार्ग को चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्षेत्रीय संपर्क योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य आम आदमी को सस्ती विमान सेवाएं उपलब्ध कराना है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में निजीकरण जरूरी है क्योंकि सरकार के पास हवाई अड्डों को संचालित करने की विशेषज्ञता नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी से अपील की है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और इथेनॉल तथा मेथनॉल जैसे ईंधन से संचालित वाहनों का उपयोग शुरू करें। श्री गडकरी ने भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए नागपुर शहर में आधिकारिक वाहन के बजाय इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नागपुर महानगर पालिका की कम से कम 300 बसों को बायो सीएनजी में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। मेघालय सरकार ने राज्य में ईंधन की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी की है। उसने पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में 2 रुपये प्रति लीटर की छूट की पेशकश की है। उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग ने बताया है कि सरकार ने पड़ोसी राज्य असम के साथ मूल्य अंतर बनाए रखने और राज्य के उपभोक्ताओं को राहत देने का निर्णय लिया है। देश की पहली भूतापीय बिजली परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में लगाई जाएगी। वैज्ञानिकों ने पूगा की पहचान देश में भूतापीय ऊर्जा के केंद्र के रूप में की है। प्रायोगिक परियोजना के पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता सृजित की जाएगी। पहले चरण के लिए परियोजना की स्थापना और कार्यान्वयन के बारे में शनिवार को त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत आज इंग्लैंड के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 257 रन से आगे खेलेगा। एक रिपोर्ट। चेन्नई के एमके चिदम्बरम स्टेडियम में हो रहे इस टेस्ट मैच में कल शाम का खेल समाप्त होने के समय रविचंद्रन अश्विन 8 और वॉशिंगटन सुंदर 33 रन बनाकर क्रीज पर थे। ऋषभ पंत ने 91 और चेतेश्वर पुजारा ने 73 रन का योगदान दिया। भारतीय टीम अब भी 321 रन पीछे है। इंग्लैंड के लिए डोम्बेस ने 4 और जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट लिए। इससे पहले मेहमान टीम अपनी पहली पारी में 578 रन पर आउट हो गई थी। शनिवार को इंग्लैंड के कप्तान जो रूट टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन ने 3-3 और ईशांत शर्मा तथा शाहबाज नदीम ने 2-2 विकेट लिए। दोनों टीमें अपनी पिछली क्रिकेट श्रृंखलाएं जीतकर आमने सामने हैं। भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था, जबकि इंग्लैंड ने श्रीलंका को 2-0 से मात दी थी। भारत और इंग्लैंड के बीच मौजूदा श्रृंखला और रोचक हो गई है क्योंकि इस श्रृंखला के परिणाम से आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम का फैसला होगा। न्यूजीलैंड चैंपियनशिप के फाइनल में पहले ही पहुंच चुकी है। फाइनल मुकाबला जून 2021 में लंदन के लॉर्ड्स में होगा। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि वो 2015 के परमाणु समझौते के तहत सहमत शर्तों का अनुपालन नहीं करता और समझौते की सीमाओं से परे यूरेनियम संवर्धन बंद नहीं कर देता। इससे पहले कल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने दोहराया कि अमेरिका को सभी प्रतिबंध हटाने चाहिए और परमाणु समझौते के अनुपालन में वापस आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वे चाहते हैं कि ईरान अपनी संयुक्त व्यापक कार्य योजना की प्रतिबद्धताओं पर लौटे तो अमेरिका को लागू किए गए सभी प्रतिबंधों को हटा देना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। प्रियंका, बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है।
विमलेंदु उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर झील फटने की घटना अखबारों की बड़ी खबर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, ग्लेशियर टूटा, भारी तबाही। दैनिक भास्कर की टिप्पणी है, पहाड़ का सब्र टूटा, 150 लोगों के बहने की आशंका। जनसत्ता का कहना है, दोगुनी तेजी से पिघल रहे हिमालय के हिमनद, उपग्रह तस्वीरों से चिंताजनक स्थिति सामने आई, तापमान में बढ़ोतरी इसके लिए जिम्मेदार। असम और पश्चिम बंगाल में जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर नवभारत टाइम्स लिखता है, विदेश में भारत को बदनाम करने की साजिश। षड्यंत्रकारियों ने चाय उद्योग के खिलाफ भी रची साजिश, देंगे माकूल जवाब। किसान आंदोलन पर रेल मंत्री पीयूष गोयल का उल्लेख करते हुए दैनिक जागरण लिखता है, नया प्रस्ताव मिले तो सरकार किसानों से वार्ता को तैयार। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, राज्यसभा में आज कृषि कानूनों पर बोलेंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का देंगे जवाब। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, किसान आंदोलन की आड़ में हवाला कारोबार। कई कारोबारी जांच एजेंसियों के रडार पर, आतंकी कनेक्शन भी सामने आए। कामयाबी शीर्षक से अमर उजाला लिखता है, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा कोविड टीका लगाने वाला देश भारत। कोरोना टीकाकरण अभियान में आगे चल रहे इस्राइल को पछाड़ा। देश के 17 राज्यों में कोरोना से एक भी मौत नहीं। पिछले एक दिन में सिर्फ 80 मरीजों की गई जान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं का उल्लेख करते हुए दैनिक भास्कर का कहना है, इस बार दोगुने होंगे परीक्षा केंद्र ताकि विद्यार्थियों को घर के पास ही मिले सेंटर। 15 जुलाई तक आएंगे रिजल्ट। 1 अप्रैल से नियमित सत्र, गर्मी की छुट्टी भी होगी सामान्य। हिन्दुस्तान ने नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के हवाले से सुर्खी दी है, 1000 हवाई मार्ग शुरू होंगे, 100 बंद या आंशिक रूप से संचालित हवाई अड्डों से परिचालन को तेज किया जाएगा। और आखिर में दैनिक जागरण की सुर्खी है, 4 साल में राजकोषीय घाटा 4.5% पर लाने का भरोसा। व्यय सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, जीडीपी में हर वर्ष 10% की वृद्धि से राजकोषीय घाटे को तय लक्ष्य के अंदर लाया जा सकेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में बहस का जवाब देगी। लोकसभा में भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4700 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 58 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड के साथ भारत चौथे दिन अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 257 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।